न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाई की जान की भीख मांगती रही बहन, कोई नहीं आया बचाने, दिल्ली में दर्दनाक हत्याकांड। भारत के बाद अब अफगानिस्तान रोकेगा पाकिस्तान का पानी। इस्लामिक देशों की OIC की बैठक में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका। अब खबरें विस्तार से। भाई की जान की भीख मांगती रही बहन, कोई नहीं आया बचाने, दिल्ली में दर्दनाक हत्याकांड। बाइक टैक्सी चलाकर परिवार चलाने वाला कंवलजीत जिस दर्दनाक अंदाज में मारा गया, उसने पूरे इलाके को झंझोर दिया है। उसकी छोटी बहन प्रीति ने बताया कि माँ बाप पहले ही नहीं है, कंवलजीत ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा था। पहले वह एक डिलीवरी कंपनी में काम करता था, अब बाइक टैक्सी चलाकर घर चला रहा था। लेकिन सोमवार को जो हुआ उसने सब कुछ खत्म कर दिया। प्रीति ने बताया कि अब भाई पर हमला हुआ, वह पूरे मोहल्ले में बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा। छोटी बहन लोगों के घरों में दरवाजे पीटती रही, लेकिन कोई नहीं आया। जब भाई की जान जा चुकी थी तब लोग बाहर निकले। मृतक की पत्नी ज्योति ने बताया कि सोमवार को ही वह उसे हॉस्पिटल से अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज करवा कर लाई थी। कंवलजीत नहाने के लिए बाथरूम गया था, तभी आरोपी दबे पांव ऊपर पहुंचे और बाथरूम में ही पीछे से चाकू से हमला कर दिया। उस वक्त उसने कपड़े भी नहीं पहने थे। जान बचाने के लिए वह भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे गली में आया, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते रहे और लगातार वार करते रहे। पत्नी ने बताया कि बार बार बोल रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन कोई नहीं आया। मैं खुद भी उठने की हालत में नहीं थी। प्रीति ने बताया कि उसका भाई गली में मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अगर लोग बाहर निकलते तो हमलावर भाग जाते और भाई की जान बच जाती, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने कंवलजीत पर चाकू से 30 से ज्यादा बार हमला किया। उसकी छाती और पेट पूरी तरह छलनी कर दी। सब कुछ बाहर आ चुका था। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़ा है। पता चला है कि इसी नाबालिग ने पिछले साल जुलाई में भी इसी इलाके में एक युवक की हत्या की थी। तभी वह पकड़ा गया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण कुछ वक्त बाद छूट गया। अब एक बार फिर से उसी ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। कंवलजीत की हत्या के बाद उसके 2 छोटे बच्चे अनाथ हो गए। पत्नी बीमार है और बहन की जिम्मेदारी उठाने वाला भी कोई नहीं बचा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत के बाद अब अफगानिस्तान रोकेगा पाकिस्तान का पानी। नदियों पर बांध बनाने की तैयारी। तालिबान कमांडर ने पानी को बताया अपना खून। भारत के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी पाकिस्तान को प्यासा मारने की तैयारी में जुट गई है। अफगानिस्तान अपनी नदियों पर बांध बनाने की तैयारी कर रहा है, ताकि पाकिस्तान में जाने वाले पानी के प्रवाह को रोका जा सके। अफगानिस्तान ने यह कदम भारत सरकार के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने की खबरों के बाद उठाया है। सोशल मीडिया पर एक बलूच कार्यकर्ता मीरयाब बलूच ने यह दावा किया है कि उन्होंने इसे पाकिस्तान के अंत की शुरुआत बताया है। बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर याब बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, यह नापाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान नापाकिस्तान में अपने पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ से नहीं, लेकिन नदी जल को लेकर क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इसने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। जनरल मोबिन ने पानी को रोकने के पक्ष में बोलते हुए कहा, यह पानी हमारा खून है और हम अपने खून को नसों से बाहर नहीं जाने देंगे। हमें अपना पानी रोकना होगा, जो हमारी बिजली की जरूरत को पूरा करने में मदद कर सकता है और हम अपनी कृषि को और मजबूत बना सकते हैं। कुनार नदी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में बहती है। यह काबुल नदी की एक सहायक नदी है और इसे निचले कृषि क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख जल स्रोत माना जाता है। अफगानिस्तान से पानी रोकने की बात ऐसे समय में सामने आ रही है जब भारत ने बीते अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था।
भारत के पानी रोकने के डर से पाकिस्तान पहले ही घबराया हुआ है। ऐसे में अफगानिस्तान से भी पानी का रुकना उसकी बर्बादी लिख सकता है। ये ध्यान देने की बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 से ही सिंधु जल संधि के रूप में औपचारिक समझौता मौजूद है, लेकिन काबुल और इस्लामाबाद के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस्लामिक देशों की OIC की बैठक में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका। 3 मुस्लिम देशों ने मिलकर रोका भारत के खिलाफ प्रस्ताव। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने मिलकर पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रस्ताव को रोक दिया है। दरअसल जकार्ता में OIC संसदीय यूनियन की एक बैठक हुई है। इस बैठक में पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाए, लेकिन इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पाकिस्तान मुस्लिम देशों के बीच भारत को घेरना चाहता था, लेकिन OIC में पाकिस्तान के प्रस्ताव का गिरने का मतलब है कि इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान का प्रभाव काफी कम हो गया है और ये देश भारत के साथ खड़े हैं। OIC की बैठक के बाद जारी दस्तावेज में फिलिस्तीन और गाजा के हालात पर तो सख्त बातें लिखी गई है, लेकिन भारत की आलोचना में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने OIC की बैठक में पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि पाकिस्तान प्रचार कर रहा है कि जकार्ता में बैठक के दौरान उसने भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, लेकिन ऐसा करके वो सिर्फ अपने देश के लोगों को खुश करना चाहता है। असलियत में ये है कि OIC में कश्मीर पर पाकिस्तान का एजेंडा नाकाम हो गया है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया सालों से कश्मीर पर भारत की स्थिति का समर्थन करता रहा है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा रहा है। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी भी काफी तेजी से बढ़ी है। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीदने के लिए बात कर रहा है। इसके अलावा मिस्र भी भारत के साथ अपने रक्षा, निवेश और कनेक्टिविटी संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। पिछले 1 दशक में बहरीन के साथ भारत के रिश्ते भी काफी बेहतर हुए। इंडोनेशिया अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर बहुत ध्यान देता है। इसकी वजह यह है कि उसे पापुआ में ऐसा ही अनुभव हुआ है। इंडोनेशिया अक्सर आतंकवादी ढांचे और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहा है। लिहाजा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर भारत और इंडोनेशिया के विचार काफी मिलते हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में CGI BR गवई का प्रोटोकॉल टूटने पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, दिशा निर्देश भी किए जारी। महाराष्ट्र में देश के चीफ जस्टिस BR गवई का प्रोटोकॉल टूटने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार हरकत में आई है। चीफ जस्टिस के स्वागत और उनके कार्यक्रम में चीफ सेक्रेटरी, DGP और मुंबई कमिश्नर के गैर हाजिर रहने के बाद सरकार ने प्रोटोकॉल से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र के स्थायी स्टेट गेस्ट घोषित किया गया है। गौरतलब हो कि CGI का प्रोटोकॉल टूटने पर विपक्ष ने CM फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार को निशाने पर लिया था। गवई ने 14 मई को कार्यभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए है। गवई महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय वकील सम्मेलन के कार्यक्रम में मुंबई पहुंचे थे। मुख्य न्यायाधीश का चार्ज लेने के बाद वह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे। इस दौरान CGI ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जब भारत के मुख्य न्यायाधीश पहली बार राज्य की यात्रा पर आते हैं और राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिर्देशक व मुंबई पुलिस आयुक्त उपस्थित नहीं होते तो ये केवल प्रोटोकॉल का नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के आपसी सम्मान का विषय है। महाराष्ट्र सरकार ने अब चीफ जस्टिस को स्टेट गेस्ट घोषित कर दिया है। इसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश को आधिकारिक यात्राओं के दौरान राज्य भर में आवास, परिवहन और सुरक्षा सहित राज्य अतिथि नियमों के तहत सभी सुविधाओं मिलेंगी। महाराष्ट्र राज्य अतिथि नियम 2004 के अनुसार जिन गणमान्य व्यक्तियों को राज्य अतिथि घोषित किया जाता है
या माना जाता है वे औपचारिक स्वागत और विदाई व्यवस्था के हकदार होते हैं। इन प्रोटोकॉल का प्रबंधन हवाई अड्डों पर राज्य प्रोटोकॉल उपविभाग द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा नामित प्रोटोकॉल का अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। मुंबई में मुख्य सचिव या कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि, पुलिस महानिदेशक या उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि के साथ मुख्य न्यायाधीश की अगवानी करेंगे। अन्य जिलों में जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त या अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि अगवानी करेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान को दी अंतरिम जमानत, जाने क्यों लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रिहा करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने सीजीएम सोनीपत की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करते ही शर्त पर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि वह दोनों पोस्ट से संबंधित कोई भी ऑनलाइन लेखक या भाषण नहीं देंगे, जो जांच का विषय है। मामले की सुनवाई करते हुए एक पीठ ने प्रोफेसर को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने पूछा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश क्यों। कोर्ट ने महमूदाबाद के शब्दों के चयन पर भी सवाल उठाया और कहा कि उनका इस्तेमाल दूसरों को अपमानित करने, उनका अपमान करने और उन्हें असहज स्थिति में डालने के लिए किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन महमूदाबाद के बयानों को कानून की नज़र में डॉग विक्सिंग कहा जाता है। कोर्ट ने इस मामले में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही हरियाणा के डीजीपी को निर्देश दिया कि वे 24 घंटों के भीतर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम गठित करे, जिसमें हरियाणा या दिल्ली से बाहर के अधिकारी हो। इस एसआईटी की अध्यक्षता आईजी रैंक का अधिकारी करेगा और 2 अन्य सदस्य एसपी रैंक के होंगे, जिनमें से एक महिला अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए। कोर्ट ने प्रोफेसर को अपना पासपोर्ट जमा कराने को कहा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फिर मेहरबान हाईकमान नेता, विपक्ष बने बिना बनेंगे हरियाणा में कांग्रेस के प्रतिनिधि। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फिर मेहरबान हाईकमान नेता, विपक्ष बने बिना बनेंगे हरियाणा में कांग्रेस के प्रतिनिधि। हरियाणा में संवैधानिक नियुक्तियों के लिए होने वाली बैठकों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हो सकेंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के लिए होने वाली बैठक के लिए नामित किया गया। इस निर्णय के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली चयन समिति की बैठक में हुड्डा ने भाग लिया। हरियाणा राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होनी है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी 8 पदों के लिए आए आवेदनों की छंटनी के बाद 3 नामों के पैनल बना चुकी है। ये पैनल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के पास भेजे जा चुके हैं। चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अभी तक कांग्रेस ने विधायक दल के नेता का फैसला नहीं किया है। कांग्रेस विधायक दल का नेता ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा। नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के चलते सरकार संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां नहीं कर पा रही थी। इसलिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चो उदयभान को पत्र लिखकर उनसे किसी भी वरिष्ठ विधायक का नाम कमेटी के सदस्य के तौर पर सुझाने का आग्रह किया था। कांग्रेस ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि हुड्डा को केवल बैठकों के लिए नामित किया है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता के फैसले पर अभी भी दुविधा ही बनी हुई है। जिस तरह से नेतृत्व ने केवल बैठकों के लिए हुड्डा को नामित किया है, उससे स्पष्ट है कि पार्टी हाईकमान सीएलपी को लेकर सभी भी जल्दबाजी में नहीं है। कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से ही सीएलपी का मामला लटकता जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रैक्टर चलाने की शौकीन है कोटा की ये बेटी, अब भारत का करेंगी नाम रोशन। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता आज देश का गौरव बन चुकी है।
साल 2023 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली नंदिनी अब मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। यह प्रतियोगिता 10 मई से हैदराबाद में शुरू हो चुकी है और 31 मई को इसका समापन होगा। 140 करोड़ देशवासियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। कोटा में नंदिनी के परिवार और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। सभी को उम्मीद है कि नंदिनी मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। नंदिनी गुप्ता का परिवार मूल रूप से कोटा जिले के भांडाहेड़ा गांव का रहने वाला है, लेकिन अब कोटा शहर की पुरानी सब्जी मंडी इलाके में रहता है। नंदिनी के पिता सुमित गुप्ता एक किसान है और मां रेखा गुप्ता गृहिणी है। नंदिनी ने अपनी स्कूली शिक्षा कोटा के मिशनरी स्कूल सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के लाला लजपत राय कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। माता पिता बताते हैं कि नंदिनी का बचपन से ही ग्लैमर की दुनिया में रुझान था। टीवी पर डांस और रैंप वॉक देखकर वह प्रैक्टिस करती थी। मुंबई में पढ़ाई के दौरान उन्होंने मिस राजस्थान और मिस इंडिया की तैयारी भी की। नंदिनी की मां रेखा गुप्ता ने बताया कि अप्रैल 2023 में मिस इंडिया बनने के बाद से नंदिनी ने मिस वर्ल्ड की तैयारी शुरू कर दी थी। पिछले 3 महीनों से वह मुंबई में विशेष ट्रेनिंग ले रही थी, जिससे फिटनेस, वॉइस मॉड्यूलेशन, रैंप वॉक, सवाल जवाब और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा शामिल थी। मिस वर्ल्ड के 21 दिनों के इस सफर में नंदिनी को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। नंदिनी के पिता सुमित गुप्ता ने बताया कि जब भी नंदिनी कोटा आती है वह गाँव भांडाहेड़ा जरूर जाती है और ट्रैक्टर चलाने का अपना शौक पूरा करती है। उन्हें अपने पुराने दोस्तों से मिलना और गेट टुगेदर में शामिल होना पसंद है। मां रेखा के अनुसार नंदिनी को देसी खाना बेहद पसंद है। वह तीखी सब्जियां, लहसुन की सिलबट्टे वाली चटनी, भिंडी की सब्जी, कड़ी पकोड़ा, दाल रोटी, छाल और तीखा रायता चाव से खाती है। जहां भी जाती है सेब से तीखी देसी सब्जी बनाने की बात करती है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए मेरे सहकर्मी मीनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच